हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक रोमांटिक चाइनीज ड्रामा फाइंड योरसेल्फ, जिसमें सीनियर कॉलेज स्टूडेंट युआन संग और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ही फेंजिंग की क्यूट लव स्टोरी को दिखाया गया है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर ही फेंजिंग के साथ, जहाँ वो एक ब्लाइंड डेट पर आई हुई हैं और उनका डेट उनसे कहता है वो ऑलरेडी 32 ईयर की हो गई हैं, हालांकि वो भी 33 का है और वो दोनों अब इतने यंग नहीं रहे, इसलिए उन्हें डेटिंग में टाइम वेस्ट ना करके शादी कर लेनी चाहिए। इस पर फेंजिंग का कहना है उसको अभी शादी नहीं करना है, बल्कि डेटिंग एक्सपीरियंस एंजॉय करना है और उसे नहीं लगता है डेट करना टाइम वेस्ट है। अब ये सुनकर वो बंदा बोल देता है फेंजिंग माने या ना माने उसकी एज हो चुकी है और वो अब बस एक लेफ्टओवर से ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ऐसे वुमेन जिसे किसी आदमी ने कभी छूना ही नहीं। अब फेंजिंग ये बात पहली बार नहीं सुन रही होती है और वो सोचती है ऐसा क्यों होता है, 30+ होते ही लोग जज करने लगते हैं, शादी कर लो वरना कोई मिलेगा ही नहीं, और प्यार ढूंढना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, शायद इसलिए लोगों को पिकी नहीं बनना चाहिए, बस सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन उसे बुरा लगता है जब कोई उसके एज पर कमेंट पास करता है और कहता है वो अब यंग नहीं रही, और इससे उसका हौसला बुरी तरह से टूट जाता है। और फिर लोग क्या कहते हैं उससे भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क पड़ता है जब हम खुद ही मान लेते हैं। लेकिन कुछ गर्ल हैं जो ये सब सुनने के बावजूद भी इन सब बातों पर यकीन नहीं करती हैं, वो सोफिस्टिकेटेड होती हैं और उनके मन में हमेशा एक उम्मीद होती है किसी से प्यार करने की और किसी का प्यार पाने की। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ऑफिस में फेंजिंग न्यू इंटर्न का रेज्यूमे स्टाफ मेंबर को देती है और उसमें यंग कॉलेज स्टूडेंट युआन संग का नाम भी होता है। तभी फेंजिंग की दोस्त का कॉल आता है और वो उससे पूछती है वो क्या आज डेट पर जाने वाली है। फेंजिंग उससे कहती है हाँ, लेकिन उसे किसने बताया, और उसकी दोस्त उसको बताती है उसके मुंहफट भाई कैन्यांग ने बताया, और उसे तो पता ही है उसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं है। आगे हम देखते हैं फेंजिंग को पता चलता है उसकी एक कोवर्कर जेंग की शादी होने जा रही है और वो यहाँ बाकी एम्प्लॉयज को गॉसिप करते हुए भी सुनती है कि किस तरह 30+ होने के बाद डेटिंग करना कितना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सबको टाइम से शादी कर लेनी चाहिए। और वो लोग फेंजिंग की एज को लेकर मजाक भी बनाते हैं और जिससे फेंजिंग फिर से थोड़ी दुखी हो जाती है। आगे हम देखते हैं एक एम्प्लॉय जिसका नाम कोंग सियो है, उसकी फ्रेंड सुली का कॉल आता है जो कि उस कंपनी की क्लाइंट भी है और वो उससे कहती है उसके बॉस मिस्टर लूमिंग का मूड अच्छा नहीं है क्योंकि उनका डॉग मिसिंग है और वो अमेजिंग डेकोरेशन कंपनी से कांटेक्ट होने की भी बात कर रहे हैं, और अगर उसे उनके गुस्से का सामना नहीं करना है तो वो खुद ना आकर किसी और को भेज दे। और आगे हम देखते हैं चोंग हुआन जो कि वो भी वहाँ का एक एम्प्लॉय है, उसको ऑफिस में घूमता हुआ एक डॉग मिलता है और ये वही मिस्टर लूमिंग का मिसिंग डॉग है जिसे फेंजिंग को रास्ते में मिल गया था। चोंग हुआन सभी से पूछता है ये डॉग किसका है, क्योंकि अगर मिस फेंजिंग ने देख लिया तो वो फाइन लगा देंगी। और तभी फेंजिंग आती है और कहती है ये उसने लाया है और उसने फाइन भी भर दिया। तभी चोंग सियो आकर फेंजिंग से रिक्वेस्ट करती है वो न्यू इंटर्न युआन संग को क्लाइंट की हेल्प करने के लिए भेज दे, इसलिए फेंजिंग युआन संग का नाम लेकर बुलाती है, लेकिन उस वक्त वो ऑफिस में नहीं होता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे मेन लीड कैरेक्टर युआन संग की। युआन संग अपनी दोस्त का प्रोफेसर ही कैन्यांग से मिलने जाता है जो कि ही फेंजिंग का ट्विन ब्रदर है, और उसी ने फेंजिंग से रिक्वेस्ट की थी वो युआन संग को इंटर्नशिप पर रख ले और उसका ध्यान भी रखें। अब यहाँ युआन संग कैन्यांग को बताता है वो अभी तक ऑफिस में पहुंचा ही नहीं और मिस फेंजिंग नाराज होंगी, तो कैन्यांग उसे बताता है आज फेंजिंग का मूड अच्छा है और शायद उसे आज उसका पहला प्यार मिल जाए, क्योंकि 10 साल पहले उसने अपने सीनियर को प्रॉमिस किया था अगर वो दोनों 10 साल बाद भी सिंगल रहते हैं तो वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। और इस बात पर युआन संग को यकीन नहीं होता है, तो कैन्यांग कहता है मुझे भी यकीन नहीं होता अगर वो उसकी बहन ना होती तो, और उसे पता है फेंजिंग एक एलियन है और ली हाओ मियाओ एक अजीब सन की इंसान, और वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। युआन संग को ये सब एक लेम जोक लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है काई मिन मिन, जो कि मिस्टर लूमिंग की नीस है और वो एक डांस स्टूडियो चलाती है और वहाँ युआन संग आता है और वो दोनों साथ में डांस करते हैं। इधर फेंजिंग नाराज होती है क्योंकि युआन संग अब तक काम पर नहीं पहुँचा, इसलिए वो उसको कॉल करके ऑफिस में बुलाती है, लेकिन युआन संग कह देता है वो क्लाइंट से मिलने साइट पर जा रहा है और वहाँ उसकी ज़रूरत है, और ये कहकर वो कॉल काट देता है। फेंजिंग और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर उसने अपने भाई से प्रॉमिस नहीं किया होता तो उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता। और अब फेंजिंग भी साइट पर जाती है जहाँ मिस छाओ सेट की अरेंजमेंट को लेकर उस पर गुस्सा करती हैं, इसलिए मजाक में युआन संग डेकोरेशन को खराब कर देता है,
जिससे मिस छाओ और ज़्यादा नाराज होकर जाने लगती हैं। इसलिए फेंजिंग उन्हें रोकती है और झुककर माफ़ी मांगने लगती है, जिसकी वजह से उसकी कमर में दर्द हो जाता है और मिस छाओ चली जाती हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं युआन संग फेंजिंग की बैक को मसाज कर रहा होता है और कहता है उसको क्या ज़रूरत थी 90 डिग्री झुकने की। और फेंजिंग मन में बोलती है अगर ये इतना हैंडसम ना होता तो वो उसका मुंह तोड़ देती। फिर वो उसे समझाती है एल्डर्स का कहना है माफ़ी झुककर दिल से मांगनी चाहिए। इस पर युआन संग कह देता है कि ये सब कितना ओल्ड फैशन है और ये बात फेंजिंग को ठीक से सुनाई नहीं देती है, इसलिए वो वापस पूछती है और तब वो उससे कहता है वो आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। और ये सुनकर फेंजिंग स्माइल करती है। मसाज करते वक्त युआन संग फेंजिंग की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल होकर वो मसाज करना बंद कर देता है। आगे हम देखते हैं मिस छाओ अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आती है और पता चलता है वो फेंजिंग का सीनियर ली हाओमियाओ है, जिससे शायद उसे प्यार हो गया था। और कॉलेज टाइम में वो दोनों साथ में काफ़ी फन किया करते थे, लेकिन हाओमियाओ को साउथ पोल पढ़ने जाना पड़ता है और वो फेंजिंग से प्रॉमिस लेकर जाता है अगर वो 10 साल बाद सिंगल मिले तो वो साथ हो जाएंगे। लेकिन अब फेंजिंग उसको उसके फियांसे के साथ देखकर दुखी हो जाती है। वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और हाओमियाओ हंसता है ये जानकर अब बस फेंजिंग ही सिंगल बची हुई है। वो उसे अपना वेडिंग कार्ड देता है और कहता है 10 साल पहले की बात पर कौन यकीन करता है और अब उसे भी कोई सूटेबल पर्सन देखकर शादी कर लेनी चाहिए। फेंजिंग उसको कांग्रेस बोलती है और कहती है उसे लगा ही था जब वो दोनों मिलेंगे वो अपना वेडिंग कार्ड ही देगा, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी वो भी उसको सूटेबल पर्सन और एज को लेकर ताना मारेगा। और अब फेंजिंग का दिल टूट जाता है और वो मन में सोचती है उसने तो हाओमियाओ की बात पर यकीन किया था और शायद आज तक करती आई थी। उसे लगता था शायद हाओमियाओ उसके लिए बेटर है और उसकी लव स्टोरी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और रोमांटिक है, एकदम मांगा स्टोरी जैसे। लेकिन वो गलत थी क्योंकि उसे डंप कर दिया गया और वो बस एक साइड कैरेक्टर बनकर रह गई। तभी हाओमियाओ उसको अपनी वाइफ की ब्राइड्समेड बनने को बोलता है और फेंजिंग उसको हाँ बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। युआन संग ये सब नोटिस करता है और उसे फेंजिंग की फिक्र होती है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है और यहाँ फेंजिंग टैक्सी में बैठने ही वाली होती है। युआन संग उसे रोक देता है और पूछता है क्या वो ठीक है और फेंजिंग हंसकर बोलती है वो ठीक क्यों नहीं होगी और चली जाती है। आगे हम देखते हैं फेंजिंग न्यूली वेड्स कपल को देखती है और मन में सोचने लगती है वो 32 ईयर की हुई तो क्या हुआ, उसके दिल में अभी भी सच्चे प्यार पाने की तमन्ना है और उसे किसी सूटेबल पर्सन के साथ सेटल नहीं होना और ऐसा चाहना गलत है क्या। और उसे ऐसा प्यार चाहिए जिसके बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाए और रात भर जग कर बातें करें, जिसका हाथ पकड़कर वो आगे का सफ़र तय करें, जिसके बारे में सोचते ही उसके स्टमक में बटरफ्लाइज दौड़ने लगे। वो प्यार जो उसके दिल को छू जाए, कोई ऐसा जिसके बारे में सोचते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, कोई ऐसा जिसे वो लाखों की भीड़ में भी पहचान जाए और उसकी लाइफ में ऐसा प्यार एक दिन जरूर आएगा। तभी ऊपर से फेंजिंग के ऊपर पानी गिरता है और वो अपने सपनों से बाहर आ जाती है। आगे हम देखते हैं फेंजिंग मिस्टर लूमिंग से मिलने जाती है और मिस्टर लूमिंग उसके लेट आने पर गुस्सा करते हैं और चिल्लाते हैं। हालांकि फेंजिंग उन्हें बताने की कोशिश करती है उसे टाइम का पता नहीं था, लेकिन मिस्टर लूमिंग उसे बोलने ही नहीं देते और कहते हैं आखिर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैसे बन गई, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। जो भी हो वो अब उसकी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे और वो अब वहाँ से जा सकती है। अब ये सुनकर फेंजिंग और ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि आज उसके साथ गलत ही हो रहा है, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मिस्टर लूमिंग कहते हैं वो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल ना करें, इससे अब कुछ नहीं होगा, लेकिन फेंजिंग उसे सॉरी मांगती है और कहती है ये सब उसकी गलती है। वैसे मिस्टर लूमिंग भी इतने बुरे इंसान नहीं हैं और वो फेंजिंग को चेंज करने के लिए कपड़े मंगवाते हैं क्योंकि वो नोटिस करते हैं फेंजिंग भीगी हुई है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फेंजिंग पार्क बेंच पर बैठी हुई है और तभी वहाँ युआन संग आता है। और अब अगली सुबह फेंजिंग को युआन संग के सपने आते हैं जिसमें वो दोनों काफ़ी करीब आ रहे होते हैं, जिससे वो डर जाती है और सोचती है उसे ऐसा सपना क्यों आया, क्या उसके दिल में युआन संग के लिए कोई फीलिंग है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी उसे याद आता है कल रात वो युआन संग के साथ ड्रिंक कर रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं याद। और अगर हम पिछली रात की बात करें तो फेंजिंग और युआन संग साथ में डिनर और ड्रिंक कर रहे होते हैं। ड्रंक फेंजिंग उसे हाओमियाओ के बारे में बताती है कि वो साउथ पोल पर अकेला था, एकदम अकेला, जहाँ उसे कोई डेट करने वाला नहीं था, इसलिए शायद वो उसे डेट करती, लेकिन अब वो शादी कर रहा है
पर कोई बात नहीं, वो उसके लिए खुश है। लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता है डेट करना इतना मुश्किल क्यों है, और शायद उसने अपना पहला प्यार पाने का मौका खो दिया, और शायद ये दिन उसकी लाइफ में कभी ना आए। यॉनसंग उसे कहता है ये सच नहीं है और ये उसका आखिरी भी नहीं है, कोई उसे जरूर डेट करेगा। इस पर फैंजिंग उसे एकटक देखने लगती है और कहती है उसकी आंखें बिल्कुल स्टार की तरह चमक रही हैं, और क्या वो उसे डेट करेगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और फ्लैशबैक यहीं एंड हो जाता है। आगे हम देखते हैं फैंजिंग और कैनियन अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और उसके पेरेंट्स कैनियन को गुस्से भरी नजरों से देख रहे होते हैं क्योंकि वो एक प्ले बॉय है और उन्हें पता चला है कि उसने फिर से एक लड़की का दिल तोड़ दिया, इसलिए वो चाहते हैं वो स्कूल ड्रॉम में शिफ्ट हो जाए, और ये बोलकर वो चले जाते हैं। फैंजिंग कैनियन को परवर्ड बोलती है और उससे पूछती है इस बार कौन था, और वो उसे वीडियो दिखाता है जिसमें एक गर्ल उसके डोर पर खड़ी रो रही होती है, और तभी ड्रंक फैंजिंग वहाँ आती है और वो भी रोने लगती है, और फिर वो दोनों गले पकड़कर फनी वे में रोने लगते हैं और कन्या उनको जैसे तैसे संभालता है। आगे हम देखते हैं फैंजिंग वर्क पर जाती है और मिसिंग डॉग को उसके ओनर तक पहुंचाने के लिए पोस्टर प्रिंट करती है, और वो यॉनसंग की नज़रों से भी बच रही होती है क्योंकि उसे याद नहीं है कल रात नशे की हालत में उसने क्या किया, और वो जब भी पीती है उसे हैंडल नहीं होता है और वो कोई ना कोई तमाशा कर देती है। तभी यॉनसंग उसको गुड मॉर्निंग बोलता है और पूछता है क्या वो कल रात अच्छे से सोई, और फैंजिंग कंफ्यूज्ड होकर हाँ बोलती है और मन में कहती है वो कल रात की बात ना करे। यॉनसंग उसको याद दिलाता है उसने कुछ प्रॉमिस किया था, और अब क्या वो ये सोचने में लगी है वो उस वक्त नशे में थी। फैंजिंग उसे कह देती है नशे की हालत में प्रॉमिस करवाना मतलब उसका फ़ायदा उठाना है, और वैसे भी उसे ड्रंक पर्सन की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, जब तक कोई बेकार बात ना हो वो उसे करने को तैयार है। पर यॉनसंग नेवर माइंड बोलकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं मिस्टर लूमिंग अपना मिसिंग डॉग ढूंढने जाते हैं और उन्हें फैंजिंग का रोना याद आता है, और वो उससे प्रॉमिस भी किए थे वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करेंगे, इसलिए अब वो डिसाइड करते हैं वो अमेजिंग डेकोरेशन कंपनी को एक और मौका देंगे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फैंजिंग यॉनसंग को ऑफिस में बुलाती है उसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के लिए, और वो उससे ये भी पूछती है कल रात उसने ऐसा क्या प्रॉमिस किया था। यॉनसंग उसे बताता है वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हो गई थी। फैंजिंग को इस बात पर यकीन नहीं होता है और उसे लगता है वो मजाक कर रहा है क्योंकि वो ऐसी बातें नशे में भी नहीं बोल सकती। यॉनसंग बताता है उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था वो सीक्रेटली डेट करेंगे और अपने डॉग को वॉक पर ले जाएंगे, और वैसे तो वो कहना नहीं चाहता था लेकिन फैंजिंग ने उसका फ़ायदा भी उठाया है, और कल रात उसने उसे किस भी किया था और ये भी कहा था ये उसका फर्स्ट किस है, इसलिए वो उसे ट्रेजर करे। अब फैंजिंग ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि क्या करे, इसलिए वो फ़ोन पर बात करने लगती है और यॉनसंग को वहाँ से जाने का इशारा करती है। सीन चेंज होता और हम देखते हैं फैंजिंग मिसिंग डॉग का पोस्टर लगाने निकलती है और अपने आप को समझाने की कोशिश करती है वो ड्रंक थी और उससे ये हो गया, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया। तभी हम देखते हैं वो डॉग भागकर यॉनसंग के पास चला जाता है और यॉनसंग फैंजिंग से उसका नाम लेकर बोलता है वो आज ऑफिस से जल्दी निकल गई, और फैंजिंग बताती है वो इस मिसिंग डॉग के ओनर को ढूंढ रही है, और तभी वो नोटिस करती है यॉनसंग ने उसका नाम लेकर बुलाया, इसलिए वो उसको वार्न करती है वो ऑफिस के बाहर भी उसकी डायरेक्टर है। यॉनसंग कहता है हाँ वो समझ गया, और फैंजिंग उसे ये भी कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक एल्डर होकर उसने एक यंगर बॉय को किस कर लिया, और वैसे भी जब वो 18 साल की थी वो 8 साल का था, इसलिए वो इसे रोमांटिक किस ना समझे। यॉनसंग कहता है अगर ये बड़ी बात नहीं है तो वो उसे दोबारा किस क्यों नहीं करती है, और फैंजिंग पीछे हट जाती है। यॉनसंग कहता है अब उसे नहीं याद तो वो भी प्रिटेंड करेगा उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फैंजिंग उसे रोकती है और कहती है ठीक है वैसे तो उसे पता है वो बस उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन वो भी अपने वादों की पक्की है। यॉनसंग उसे कहता है वो बस चाहता है फैंजिंग उसके साथ उसके डॉग को वॉक पर ले जाए जिससे लड़कियां उससे दूर रहें और उस पर लाइन ना मारे, और वो भी उसका अकेला देखकर उसका फ़ायदा ना उठाए, और इस पर फैंजिंग उस पर गुस्सा करती है। तभी यॉनसंग को उस मिसिंग डॉग का पोस्टर लगा हुआ मिलता है जिसे उसके ओनर मिस्टर लूमिंग ने लगाया था, और जो उसे लाएगा वो उसे 10,000 युआन रिवॉर्ड देंगे।
आगे हम देखते हैं मिस्टर लूमिंग अपना मिसिंग डॉग लेने आते हैं और उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि फेंजिंग ने ये सब पैसों के लिए किया था, इसलिए वो उसे रिवॉर्ड मनी देते हैं। लेकिन फेंजिंग को पैसों से कोई मतलब नहीं है और वो बस उस डॉग को सही हाथ में देना चाहती है, इसलिए वो मिस्टर लूमिंग को साबित करने के लिए बोलती है ये डॉग उन्हीं का है। और मिस्टर लूमिंग नाम लेकर बुलाते हैं, लेकिन वो डॉग उनके पास नहीं जाता है, इसलिए फेंजिंग को यकीन हो जाता है ये उनका नहीं है और वो देने से मना कर देती है और कहती है उसे उनके जैसे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने उस डॉग को अपना बताया। और तब मिस्टर लूमिंग उसको लवचॉम बुलाते हैं और ये सुनते ही वो डॉग उनके पास चला जाता है। और मिस्टर लूमिंग बोलते हैं फेंजिंग को पैसे और रेपुटेशन दोनों चाहिए और वो भी ऐसे बहुत से लोगों से मिले हैं। आगे हम देखते हैं फेंजिंग घर जाती है और मिस्टर लूमिंग का दिया हुआ ड्रेस ढूंढती है, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलता है और उसके पेरेंट्स बताते हैं कैनियांग उसके रूम से एक ड्रेस लेकर गया था। फेंजिंग तुरंत जाती है और कैनियांग से वो ड्रेस मांगती है क्योंकि कल उसे वापस करना है। कैनियांग उसे फिर से वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड गुस्से में उस ड्रेस को काट रही होती है और उसे देखकर फेंजिंग चिल्लाने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।